अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारी इस क्लास में हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कंप्लीट बाइबटाइट ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K13। कंप्लीट बाइबटाइट ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें हमारे पास जो वर्टेक्स सेट है वो दो सेट में डिवाइड होता है। इसलिए हम जो कंप्लीट बाइबटाइट ग्राफ है उसको जनरल हम K, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट बाइबटाइट ऑफ 1 3 को डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके ग्राफ में हमारे पास क्या होगा कि एक सेट में हमारे पास जस्ट एक वर्टिस होगा और दूसरे सेट में हमारे पास 3 वर्टिसेस होंगे, जिनको नंबरिंग हमने 1 2 3 4 से दी है। अगर हम इस ग्राफ पे कंप्लीट बाइबटाइट ग्राफ की डेफिनेशन अप्लाई करें, तो कंप्लीट बाइबटाइट ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ एडजेसेंट होंगे, लेकिन दोनों सेट के एलिमेंट्स आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सेट हमारे पास है जिसमें हमारे पास जस्ट एक वर्टिस है, दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास 2 के साथ भी एडजेसेंट है, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। लेकिन अगर हम सेकंड सेट में देखें जिसमें हमारे पास 2 3 और 4 हमारे पास क्या वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट नहीं है, लेकिन जो सेट हमारे पास 1 है उसके एलिमेंट के साथ क्या है, एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट बाइबटाइट ग्राफ की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्योंकि हमने ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करने हैं K13 के, यानी हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, ये हमारे पास मैपिंग होती है G टू G, यानी सेम ग्राफ के दरमियान। और ऑटोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए हमने दो मैपिंग शो करवानी होती है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग और दूसरी हमारे पास एच प्रिजर्विंग मैपिंग होती है। सबसे पहले हम बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवाएंगे। बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट हम लोगों ने बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवाई है। अब हमें कैसे आइडिया होगा कि हम लोगों ने कितनी बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवानी है। उसके लिए अगर हम इसमें वर्टिसेस देखें तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 टोटल वर्टिसेस यहाँ पे हमारे पास 4 है, और 4 का जब हम फैक्टोरियल लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू 24 होता है। तो मीन्स के इस ग्राफ के लिए हमारे पास टोटल 24 हमें क्या बाइजेक्टिव मैपिंग मिलेंगी। वो किस तरह ड्रॉ करनी है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग के लिए क्या करेंगे हमने, क्योंकि G मैपिंग डिफाइन करनी है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस हैं 1 2 4, तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक सेट आ जाएगा 1 2 3 4। इस तरह सेकंड हमारे पास सेट आ जाएगा, उसमें भी सेम हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। अब आइडेंटिटी मैपिंग क्या होगी कि 1 1 को मैप करेगा, 2 2 को मैप करेगा, 3 3 को मैप करेगा और 4 4 को मैप करेगा। इस तरह ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैपिंग हो गई। इस तरह अब हम क्या करेंगे, टू लेंथ की पॉसिबल मैपिंग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 1 2 3 4 सेम आ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेम ग्राफ के साथ के दरमियान क्या मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। जब हम टू लेंथ की मैपिंग डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम 3 और 4 को फिक्स कर लेंगे, यानी 3 3 को मैप करेगा और 4 4 को। बाकी यहाँ हमारे पास 1 मैप करेगा 2 को और 2 मैप करेगा 1 को। ये हमारे पास इस तरह साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम परमुटेशन में 1 2 से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम अगेन एक मैपिंग ड्रा करेंगे जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास सेम रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 और 2 को फिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 3 मैप करेगा 4 को और 4 मैप करेगा 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास साइकिल क्लोज होगा वो हमारे पास 3 और 4 का होगा, यानी 3 मैप करेगा 4 को और 4 मैप करेगा 3। तो इस तरह हमने आर पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर लेनी है। अब यहाँ पे क्योंकि वर्टिसेस का जो ऑर्डर है वो 4 है और 4 का फैक्टोरियल क्योंकि हमारे पास 24 के इक्वल होता है, तो मीन्स के यहाँ पे पॉसिबल जो मैपिंग बनेंगी बाइजेक्टिव वो हमारे पास क्या होंगी 24 होंगी। तो इस तरह हमने यहाँ पे सारी बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रा कर ली है, जिनमें हमारे पास एक आ जाएगी आइडेंटिटी मैपिंग, और उसके बाद हमारे पास टू लेंथ की मैपिंग में आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 2 3 3 4 2 4 1 2 3 1 2 3 का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1 3 2। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 1 3 4 का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1 4 3। उसके बाद 1 2 4 1 4 2 4 का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1 4 2। उसके बाद 1 3 4 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन की, उसके बाद 2 लेंथ के हमने साइकिल कंप्लीट किए, उसके बाद हमारे पास 3 लेंथ के साइकिल आ गए। अब 3 लेंथ के बाद पॉसिबल साइकिल को डिस्कस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 लेंथ के पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग को डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास आ जाएंगे 1 3 2 4। अगर हम 1 3 2 4 को
मैप करके देखें तो ये किस तरह होंगे कि हमने 2 सेट डिफाइन किए जिसमें एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम क्योंकि 1 3 2 4 को फॉलो करने वाले हैं तो 1 यहाँ पे मैप कर रहा है 3, यानी 1 मैप कर जाएगा 3 को। उसके बाद 3 मैप कर रहा है 2, यानी 3 मैप कर जाएगा 2 को। उसके बाद 2 मैप कर रहा है 4, 2 मैप कर रहा है 4, और जो 4 है वो अगेन मैप कर जाएगा 1 को। इस तरह यानी हमने जस्ट बाइजेक्टिव मैपिंग को परम्यूटेशन की नोटेशन में राइट किया है। उसके बाद 1 3 2 4 के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 3, 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 4 लेंथ के साइकिल भी फाइंड कर लिए हैं। अब हम ऐसे साइकिल डिफाइन करेंगे जिसमें हमारे पास 2 लेंथ के 2 साइकिल हों। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4। उसके लिए हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग कैसे बनेगी कि हमने एक सेट लिया 1 2 3 4, इस तरह सेकंड सेट लिया 1 2 3 4। तो इसमें हमने क्योंकि 2 लेंथ के 2 साइकिल चाहिए तो 1 मैप करेगा 2 को, 2 मैप करेगा 1 को, इसी तरह 3 मैप करेगा 4 और 4 मैप करेगा 3 को। यानी इस तरह यहाँ पे 1 2 एक साइकिल आ जाएगा और दूसरा साइकिल हमारे पास आ जाएगा 3 4। इस तरह हमने 1 4 और 2 3 को भी फाइंड कर लिया और 2 4 1 3 ये हमारे पास तमाम क्या है पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग है। अब ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव भी हो और एज प्रिजर्विंग भी हो। तो हमने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर लिए हैं। अब हम एज प्रिजर्विंग मैपिंग को क्या चेक करेंगे। अब यहाँ पे एज प्रिजर्विंग मैपिंग हम लोग ने यहाँ पे जो बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की है उनकी और ग्राफ की हेल्प से फाइंड करेंगे। किस तरह, सबसे पहले हमारे पास हमने चेक करना है कि जो आइडेंटिटी मैपिंग वो हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग होती है नहीं। और हमें पता है कि जो आइडेंटिटी वो ऑलवेज हमारे पास क्या एज प्रिजर्विंग मैपिंग होती है। तो एज प्रिजर्विंग मैपिंग में सबसे पहले हमारे पास एक आ जाएगा आइडेंटिटी। उसके बाद हमने जो साइकिल हमारे पास 1 2 है उसको चेक करना है कि हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग है या नहीं। उसके लिए सिंपली हमें पता है कि 1 2 साइकिल में 1 मैप कर रहा है 2 को और 2 मैप कर रहा है 1 को, 3 मैप कर रहा है 3 को, और जो 4 है वो मैप कर रहा है 4 को। अब जो हमने एज प्रिजर्विंग मैपिंग डिफाइन करनी होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट हैं तो उनकी जो इमेजेस हैं वो भी आपस में क्या एडजेसेंट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है कि 1 एडजेसेंट है 2 और 2 एडजेसेंट है 1। अब यहाँ पे हम देखें कि 1 और 2 के दरमियान कोई एज है जिसको देखने के लिए हम ग्राफ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2, तो 1 और 2 के दरमियान हमारे पास क्या है एज है। तो मीन्स कि इन दोनों की इमेजेस के दरमियान भी हमारे पास क्या होना चाहिए एज होना चाहिए। तो इसी तरह इनकी इमेजेस क्या है कि 1 मैप कर रहा है 2 और 2 मैप कर रहा है 1। तो अगर 1 2 के दरमियान एज है तो सेम हमारे पास 2 1 के दरमियान भी एज है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो सेटिस्फाई हो गई। अब हम 1 और 3 को चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 1 और 3 के दरमियान एज है। तो यहाँ पे देखें 1 और 3 के दरमियान एज है। सही सही। अब हमने चेक करना है कि क्या 1 और 3 की इमेजेस के दरमियान भी एज है। तो 1 की इमेज हमारे पास यहाँ पे 2 है और 3 की इमेज है 3। तो यानी 2 और 3 के दरमियान हमारे पास एज होना चाहिए क्योंकि हमारे पास 1 और 3 के दरमियान एज है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है उसमें 2 और 3 के दरमियान एज नहीं है। तो मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। हम सिंपली डायरेक्ट बोल देंगे कि जो हमारे पास साइकिल 1 2 है वो हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद हम 1 3 को चेक करेंगे। 1 3 के लिए 1 मैप कर रहा है 3 को, 3 मैप कर रहा है 1 को, ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट। उसके बाद 2 मैप करेगा 2 को और 4 मैप करेगा 4 को। अब सेम इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है 1 3 आपस में एडजेसेंट है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास जो 1 3 वो आपस में एडजेसेंट है। सही, और उनके जो इमेजेस हैं वो भी आपस में क्या एडजेसेंट है। अब हम 1 और 2 को चेक करेंगे। 1 और 2 आपस में एडजेसेंट हैं, लेकिन जो 1 और 2 की इमेजेस जो कि हमारे पास 3 और 2 है वो आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो मीन्स कि ये भी हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग में नहीं जाएगा। तो इसी तरह ये जितनी भी हमने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की हैं इनको हम बारी बारी चेक करेंगे। जो हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी हम उसको बोल देंगे कि वो हमारे पास क्या है एज प्रिजर्विंग मैपिंग है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 2 3। अब 2 मैप कर रहा है 3 को, 3 मैप कर रहा है 2 को, उसके बाद 1 मैप कर रहा है 1 को, 4 मैप कर रहा है 4 को। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें चेक करेंगे कि क्या 2 और 3 के दरमियान एज है। तो ग्राफ से हम देख लेते हैं 2 और 3 के दरमियान कोई एज नहीं है।
और इसी तरह अगर हम 2 3 की इमेजेस देख लें, 2 की इमेज हमारे पास 3 है और 3 की इमेज हमारे पास क्या है, 2 है। तो अगर एलिमेंट्स के दरमियान इमेज नहीं है तो उनकी इमेज के दरमियान भी क्या है, एडजेसेंट नहीं है। यानी 2 3 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे कोई एज नहीं है। अगर उनकी इमेजेस देख लें उनके दरमियान भी हमारे पास क्या एज नहीं है। उसके बाद हम 2 और 1 को चेक करेंगे। 2 और 1 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे एज है। इसी तरह अगर हम 2 और 1 की इमेजेस को देख लें जो कि हमारे पास 3 और 1 है और यहाँ पे हमारे पास 3 और 1 के दरमियान भी एज है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हम 2 और 4 को चेक करेंगे। 2 और 4 के दरमियान हमारे पास कोई एज नहीं है। अब हम 2 और 4 की इमेजेस के दरमियान देखेंगे कि कोई एज है या नहीं। तो 2 की इमेज हमारे पास 3 है और 4 की इमेज हमारे पास 4 है और 4 के दरमियान एज नहीं है। इसी तरह 3 और 4 के दरमियान भी एच नहीं है, तो मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम 3 और 1 को चेक करेंगे। इस तरह हमने तमाम वर्टिसेस को आपस में चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब हम चेक करेंगे 3 और 1 को। 3 और 1 के दरमियान यहाँ पे हमारे पास एज है। अब हमने चेक करना है कि क्या 3 और 1 की इमेजेस के दरमियान भी एज है या नहीं। तो 3 की इमेज हमारे पास 2 है और 1 की इमेज हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे 1 और 3 के दरमियान भी क्या है, एज है और 1 और 2 के दरमियान भी एज है। यानी ये भी कंडीशन हमारे पास क्या सेटिस्फाई हो रही है। अब हम 3 और 4 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान कोई एच नहीं है। अगर उनकी इमेजेस को चेक करें जो कि हमारे पास 2 और 4 है, तो इनके दरमियान भी हमारे पास क्या है, एच नहीं है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमने 1 और 4 को चेक करना है। अब 1 और 4 को चेक करेंगे तो 1 और 4 के दरमियान हमारे पास एज है। इस तरह 1 और 4 के दरमियान है, तो यानी ये तमाम एलिमेंट्स आपस में अगर एडजेसेंट हैं तो उनकी इमेजेस भी आपस में क्या एडजेसेंट है। तो मीन्स के ये जो मैपिंग है, यानी ये जो सर्कल हमारे पास 2 3 है, वो हमारे पास एच प्रिजर्विंग मैपिंग में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने तमाम जो हमने सर्कल बाइजेक्टिव मैपिंग में डिफ़ाइन किए हैं, उन पे हम बारी बारी इस ग्राफ की हेल्प से चेक करेंगे कि ये एच प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। एक बात और कि अगर हम यहाँ पे जैसे हमारे पास 1 2 3 है और इसका इन्वर्स हमारे पास 1 3 2 है, तो अगर हमारे पास मैपिंग 1 2 3 एच प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई कर जाती है, तो उसका ये जो इन्वर्स है 1 3 2 वो भी लाजमी एच प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, इनमें से एक एलिमेंट हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो 1 2 3 मैपिंग ले ली है, इसको हम चेक करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि 1 मैप कर रहा है 2 को, 2 मैप कर रहा है 3 को, 3 मैप कर रहा है अगेन 1 को और 4 यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिक्स है। अब हमने इस ग्राफ की हेल्प से चेक करना है कि एच प्रिजर्विंग मैपिंग है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 1 और 2 के दरमियान एच है। जी, 1 और 2 के दरमियान हमारे पास क्या है, एच है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 2 और 3 के दरमियान एच है, नहीं। यानी एलिमेंट्स के दरमियान है लेकिन उनकी इमेजेस के दरमियान एच नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर सेम हमें इसके इन्वर्स को चेक कर लें जो कि हमारे पास 1 3 2 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग नहीं होगी। चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1 मैप कर रहा है 3 को, 3 मैप कर रहा है 2 को और 2 मैप कर रहा है अगेन 1 को और 4 हमारे पास क्या फिक्स है। तो इसमें देख ले 1 मैप कर रहा है 3 को, यानी 1 और 3 के दरमियान यहाँ पे ग्राफ में एज है, लेकिन 3 और 2 के दरमियान नहीं है, तो मीन्स का ये भी नहीं कि अगर ऐसी हमारे पास मैपिंग जो हमारे पास एज प्रिजर्विंग नहीं है, तो उसका इन्वर्स भी हमारे पास क्या एज प्रिजर्विंग नहीं होगा। इस तरह अगर कोई मैपिंग हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग है, तो उसका जो इन्वर्स है वो भी हमारे पास क्या एज प्रिजर्विंग होगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो 24 बाइजेक्टिव मैपिंग है, उन सबको हम बारी बारी चेक करेंगे। फिर उनमें से जो हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग होंगी उनको हम साइड पे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ मैपिंग शो करवाई है कि हमने किस तरह एज प्रिजर्विंग मैपिंग को चेक करना है, जिनमें एक हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 23। बाकी फर्दर हम देख लेते हैं कि कौन सी मैपिंग हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग को क्या सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एज प्रिजर्विंग मैपिंग आ गई, जिनमें हमारे पास है आइडेंटिटी मैपिंग, साइकिल ऑफ 2 3, साइकिल ऑफ 2 4, साइकिल ऑफ 3 4। उसके बाद हमारे पास 3 लाइन का एक साइकिल आ गया जो कि हमारे पास है 2 4 3। अगर 2 4 3 है तो मीन्स कि उसका जो इन्वर्स है वो भी हमारे पास क्या होगा, एच प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई करवाएगा, जो कि हमारे पास आ गया 2 3 4। तो ये हमारे पास पॉसिबल एच प्रिजर्विंग मैपिंग आ गई है। जो हमारे पास टोटल बाइजेक्टिव मैपिंग थी वो हमारे पास थी 24, जो कि 4 का फैक्टोरियल था। अब अगर हम एच प्रिजर्विंग मैपिंग की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल आई हैं 1 2 3 4 5 6, जो कि
हमारे पास 6 के इक्वल आई हैं। टोटल बाइजेक्टिव मैपिंग हमारे पास आई है 24 और एच प्रिजर्विंग मैपिंग हमारे पास कितनी आई है 6। अब हमने इसको चेक करना है कि ये जो हमारे पास एच प्रिजर्विंग मैपिंग आई है जो कि बाइजेक्टिव मैपिंग ही है, तो ये जो एलिमेंट्स है वो किस ग्रुप के एसोमॉर्फिक होंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इनके एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एच प्रिजर्विंग मैपिंग में हमारे पास डिफरेंट 6 एलिमेंट्स हैं। हम इनमें से किसी भी एक ऑर्बिटरी जो हमारे पास साइकिल है उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास अल्फा के इक्वल है। जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि जो हमारे पास अल्फा है वो इक्वल है 2 4 3, यानी 2 मैप कर रहा है 3 4 को, 4 मैप कर रहा है 3 और 3 अगेन मैप कर रहा है 2 और 1 हमारे पास 1 को मैप कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्केयर लेंगे। अल्फा स्केयर के लिए हम क्या करेंगे, परमुटेशन को यूज़ करेंगे। किस तरह कि हमने लिया कि 1 मैप कर रहा है 1 को, 2 मैप कर रहा है 4 को, 4 मैप कर रहा है 3 और 3 मैप कर रहा है 2। ये साइकिल कंप्लीट हो गया। क्योंकि हमने अल्फा स्केयर लेना है तो हम अल्फा को 2 बार राइट करके आपस में क्या उसको परमुटेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अल्फा और अल्फा को 2 टाइम राइट कर लिया। अभी हम इसकी परमुटेशन लेंगे। उसके लिए हम लास्ट चेक करेंगे कि 1 मैप कर रहा है 1 को, 1 मैप कर रहा है 1, यानी सिंपली यहाँ पे 1 मैप कर जाएगा 1 और ये साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट। उसके बाद हम चेक करेंगे 2 यहाँ पे मैप कर रहा है 4 को और यहाँ पे 4 मैप कर रहा है 3, तो हम लिखेंगे 2 मैप कर जाएगा 3 को। उसके बाद हम देखेंगे 3 यहाँ पे मैप कर रहा है 2 को और 2 यहाँ पे मैप कर रहा है 4, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मैप कर जाएगा 4। अब हम जब हम 4 को चेक करेंगे तो 4 यहाँ पे मैप कर रहा है 3 को, तो यहाँ पे भी 4 हमारे पास क्या है, सॉरी 4 मैप करा 3 और 3 मैप करा 2, तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू आई है वो आई है 2 3 4, यानी अल्फ़ा अगर हमारे पास 2 4 3 के इक्वल है तो जो अल्फ़ा स्केयर है वो हमारे पास 2 4 3 के इन्वर्स के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास 2 3 4 के इक्वल आया और इसी सेट से बिलोंग करता है जो कि हमने एच प्रिजर्विंग मैपिंग में डिफाइन किए हैं। अब हम लेंगे अल्फ़ा क्यूब। जब हम अल्फ़ा क्यूब लेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाई अल्फ़ा कर देंगे, यानी हम अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू को जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मैप करेगा 1, 2 मैप कर रहा है 3, 3 मैप कर रहा है 4, 4 मैप कर रहा है 2। इस तरह यहाँ पे ये हमने ली है वैल्यू अल्फ़ा स्केयर की और ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है कि 1 मैप कर रहा है 1, 2 मैप कर रहा है 4, 4 मैप कर रहा है 3 और 3 मैप कर रहा है 2। ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट है। अब क्योंकि हमने इनको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास जो ऊपर वाले एलिमेंट्स वो वैसे आ जाएंगे। अब मैपिंग चेक करेंगे कि 1 मैप कर रहा है 1, तो 1 मैप कर जाएगा 1, 2 मैप कर रहा है 4 और 4 मैप कर रहा है 2, तो यहाँ पे 2 भी मैप कर जाएगा 2 को। उसके बाद 3 मैप कर रहा है यहाँ पे 2 और 2 मैप कर रहा है 3, तो इस तरह 3 मैप कर जाएगा 3 को। उसके बाद 4 मैप कर रहा है 3 को, 3 मैप कर रहा है 4, तो इस तरह 4 मैप कर जाएगा 4, यानी ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। यानी जब हम अल्फ़ा क्यूब करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास हमने ली थी अल्फ़ा मैपिंग। इस जब हमने अल्फ़ा स्केयर लिया तो वो ये इसके इक्वल आ गया 2 3 4 के। उसके बाद जब हमने अल्फ़ा क्यूब लिया तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब जो रिमेनिंग हमारे पास मैपिंग बची है वो हमारे पास है 2 3 2 4 3 4। अब हम इनमें से कोई आर्बिट्रेरी एक मैपिंग ले लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं बीटा का। जैसा यहाँ पे हमने लिया है कि बीटा इक्वल है 2 3 साइकिल के। अब बीटा हमने ले लिया 2 3, जब हम बीटा स्केयर करेंगे तो वो अगेन हमारे पास क्या आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे परम्यूटेशन डिफाइन की हुई है। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीटा की वैल्यू। तो जब हम लोगों ने अल्फ़ा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, यानी सेम इस परम्यूटेशन के प्रोसेस से, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा या इक्वल आ जाएगा 3 4, जो कि इसी एज प्रिजर्विंग मैपिंग से बिलोंग करेगा। इस तरह जब हम अल्फ़ा स्केयर बीटा लेंगे तो वो भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 4। अगर हम जस्ट अल्फ़ा बीटा को सॉल्व करें जो कि हमारे पास 3 4 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से बीटा हमने कंसीडर किया था 2 3 को, जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा वो इक्वल आया था 3 4 के। तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट एक ही मैपिंग बची थी जो कि हमारे पास थी 2 4, तो उसको हम विदाउट सॉल्व के बता सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा स्केयर बीटा के इक्वल। यानी अब जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आए हैं वो एक आ गया आइडेंटिटी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्केयर, उसके बाद अल्फ़ा क्यूब अगेन हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होगा। फिर हमने बीटा को सपोज किया, बीटा के बाद हमने बीटा फाइंड किया, अल्फ़ा बीटा के बाद हमने अल्फ़ा स्केयर बीटा सॉल्व किया। इस तरह ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो हमने एच प्रिजर्विंग मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन किए हैं कि
तो ये किस ग्रुप के एसोमॉर्फिक हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल हमारे पास मैपिंग आई है वो 6 है, और हमें पता है कि जो डाइहाइड्रल ग्रुप होता है उसमें जो हमारे पास DN है उसका जो ऑर्डर होता है वो 2N होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 6 है तो सिंपली अगर हम 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6, यानी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा D3। तो यानी ये जो हमने ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K13 फाइंड किए वो हमारे पास एसोमॉर्फिक हो जाएंगे D3 के, जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास होंगे D3 इक्वल है आइडेंटिटी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। और जो डाइहाइड्रल ग्रुप होता है उसमें जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया, सही है। उसके बाद अब हमने क्या ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K22 को फाइंड करना है, यानी दोनों सेट में हमारे पास क्या दो दो एलिमेंट्स होंगे, जिसको हमने इस तरह डिफाइन किया। एक हमने हमारे पास एक सेट है 1 2 जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं, दूसरा सेट हमारे पास क्या है 3 4। अब जब हम इस पे कंप्लीट बाइबोटाइट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 मैप करेगा 3 के साथ, 1 मैप करेगा 4 के साथ, इस तरह 2 मैप करेगा 3 के साथ और 2 मैप करेगा 4 के साथ, लेकिन जो एलिमेंट्स है आपस में मैप नहीं करेंगे। अब इसमें अगर हम ऑर्डर चेक कर लें तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो 1 2 3 4 है, यानी इसमें टोटल वर्टिसेस कितने हैं 4, और 4 का जब फैक्टोरियल लेंगे तो वो इक्वल आता है 24। तो इसमें भी सेम जैसे हमने पीछे जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K13 में बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की थी, सेम इसमें भी वही हमारे पास क्या बाइजेक्टिव मैपिंग आ जाएंगी, इनको भी हम लोगों ने सेम वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन जो इसमें एज प्रिजर्विंग मैपिंग है वो डिफरेंट आएंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ग्राफ है, जो ग्राफ का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है डिफरेंट है, सही है। अब एज प्रिजर्विंग मैपिंग भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोगों ने किस तरह एज प्रिजर्विंग मैपिंग को फाइंड करना है, कि हमने जो गिव बाइजेक्टिव मैपिंग और जो गिवन ग्राफ होगा उसकी उन दोनों की हेल्प से हमने क्या एच प्रिजर्विंग मैपिंग डिफाइन करनी है। तो जो K22 है उसमें जो हमारे पास एच प्रिजर्विंग मैपिंग आएंगी वो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, उसके बाद हमारे पास साइकिल ऑफ 1 2 2 लेंथ के साइकिल में हमारे पास 1 2 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 लेंथ के 2 साइकिल्स हैं, 1 3 2 4 आ जाएगा, 2 3 1 4 आ जाएगा, इसी तरह 1 4 2 3 आ जाएगा, और इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 4। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी मैपिंग 1 2 3 4, यानी 2 लेंथ की 2 साइकिल। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों ने किस तरह बाइजेक्टिव और एच प्रिजर्विंग मैपिंग डिफाइन करनी है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको डिटेल से नहीं करी, जस्ट बता रही हूँ कि ये वाली मैपिंग हमारे पास आएंगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ऊपर ग्राफ में ऑर्बिटरी अल्फ़ा बीटा कंसीडर कर लिया था, इस तरह इस ग्राफ के लिए भी हम क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास जो अल्फ़ा है इसमें वो हम एच प्रिजर्विंग मैपिंग से चूज़ करेंगे। कोई भी ऑर्बिटरी हमने चूज़ कर लिया कि इसमें जो अल्फ़ा है वो इक्वल है 1 3 2 4 के। उसके बाद जब हम अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे सेम परमुटेशन की डेफिनेशन से, वो हमारे पास 2 लेंथ के 2 साइकिल आ जाएंगे 1 2 और 3 4। उसके बाद अल्फ़ा क्यूब में हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 3, अल्फ़ा 4 में हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। बीटा भी हमने खुद से सपोज किया, जो कि हमारे पास हमने साइकिल लिया 3 4 2 लेंथ का। उसके बाद जब हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 लेंथ के 2 साइकिल आ जाएंगे 1 3 2 4। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा में हमारे पास आ जाएगा 1 2, अल्फ़ा क्यूब बीटा में हमारे पास आ जाएगा 2 लेंथ के 2 साइकिल आ जाएंगे 2 3 1 4। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आए थे एज प्रिजर्विंग मैपिंग में वो हमारे पास क्या थे 8 थे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जब हम बीटा स्केयर करेंगे तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, जिस तरह अल्फ़ा 4 हमारे पास इक्वल टू आइडेंटिटी आया। उसके बाद अगर हम अल्फ़ा 4 को बीटा से के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन हमारे पास बीटा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा 4 यहाँ पे हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन आंसर हमारे पास वही आ जाता है, सही है। और इसी तरह अगर हम अल्फ़ा बीटा का स्केयर ले लें तो वो भी हमारे पास क्या आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, सही है। अगर हम एलिमेंट्स की बात कर लें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं यानी ग्राफ के वो आए हैं, जी इक्वल है अल्फ़ा बीटा सच डैट अल्फ़ा पावर 4 इक्वल है बीटा स्केयर इक्वल है अल्फ़ा बीटा स्केयर इक्वल है आइडेंटिटी, यानी जब हमने अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्केयर किया और अल्फ़ा बीटा स्केयर किया तो वो इक्वल टू हमारे पास क्या आइडेंटिटी आया। तो ग्राफ के एलिमेंट्स है वो यहाँ है, यानी टोटल इस ग्राफ में जो हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर वो हमारे पास 8 है,
और 8 ऑर्डर के हमारे पास टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें कुछ हमारे पास साइक्लिक होते हैं, कुछ हमारे पास नॉन साइक्लिक होते हैं। जिनमें हमारे पास नंबर फर्स्ट पे होता है Z8, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, 8 होता है। इसी तरह Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 कॉन्टेनियर 8 और एंड D4। ये ऐसे हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, जिनमें हमारे पास जो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास Z8, Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ये हमारे पास क्या साइक्लिक है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो हमने बाइजेक्टिव मैपिंग और एच प्रिजर्विंग मैपिंग फाइंड की है, इनका ऑर्डर जो 8 आया है, हमने ये चेक करना है कि ये किस ग्रुप के एसोमॉर्फिक है। तो सबसे पहले हम साइक्लिक में से चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर आया है वो किसी साइक्लिक ग्रुप के एसोमॉर्फिक है या नहीं। तो साइक्लिक जो हमारे पास ग्रुप है उसमें हमारे पास होता है कि साइक्लिक ग्रुप में हमारे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। यानी कि साइक्लिक ग्रुप में अगर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास जो ग्रुप का 8 है, तो उसमें हमारे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर हमारे पास 8 के इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक कर लें तो यहाँ पे अल्फ़ा का जो हमारे पास ऑर्डर है वो 4 है, जो बीटा का ऑर्डर वो हमारे पास 2 है, और जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 है। तो मीन्स के हमारे पास ये जो हमने मैपिंग डिफाइन की, इनमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, 8 हो। तो मीन्स के ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप तो के एसोमॉर्फिक तो नहीं होंगे। यानी ना ही ये हमारे पास Z8 होगा, ना ही हमारे पास Z2 क्रॉस Z4 होगा, और ना ही ये हमारे पास Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 होगा। अब हम चेक कर लेते हैं Q8। अब अगर हम Q8 की बात करें तो Q8 में जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या 4 होता है। यानी यहाँ पे जो हमने अल्फ़ा बीटा का ऑर्डर फाइंड किया वो हमारे पास 2 आया। यानी अल्फ़ा बीटा को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास 2 है। लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो 4 होता है, कि यानी अल्फ़ा बीटा को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। और जो डायहेड्रल ग्रुप होता है उसमें हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा का ऑर्डर वो 2 होता है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा का ऑर्डर क्या 2 है। तो मीन्स के ये जो हमारे पास हमने मैपिंग डिफाइन किए हैं वो हमारे पास एसोमॉर्फिक हो जाएंगे D4 के, क्योंकि जो हमारे पास DN है उसका ऑर्डर हमारे पास 2n होता है। तो जब हम DN में n=4 रखेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 2 × 4, जो कि इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी कि सिंपली जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ग्राफ ऑफ K22 है वो हमारे पास एसोमॉर्फिक हो जाएगा D4 के। सही है। उसके बाद अगर हम कंप्लीट ग्राफ की बात करें, जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने K5 को डिस्कस किया था। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि हर दो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के दरमियान हमारे पास क्या हो, एज हो, या हर दो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आपस में क्या एडजेसेंट हो। तो जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसमें हम ऑर्डर जो मर्जी ले लें, उसमें जस्ट हम बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करते हैं। एज प्रिजर्विंग मैपिंग इसलिए डिफाइन नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी एज प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो अगर मैंने लास्ट वीडियो में जो K5 एक्सप्लेन किया था उसमें सेम मैंने जो है अभी डिस्कस किया कि हमने बाइजेक्टिव मैपिंग किस तरह डिफाइन करनी है, सेम उसी तरह डिफाइन करनी है। अब K5 में क्योंकि 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्योंकि इक्वल टू 120 होता है, तो इसी तरह इसमें जो हमारे पास K5 है उसमें हमारे पास टोटल 120 बाइजेक्टिव मैपिंग आएंगी, जिनको हमने सेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट वैसे भी हम लोग उसको कर सकते हैं विदाउट सेट डिफाइन किए। तो वो हमारी मर्ज़ी है कि हम किस तरह बाइजेक्टिव मैपिंग को डिफाइन करते हैं। तो कंप्लीट ग्राफ में तो जस्ट हम बाइजेक्टिव मैपिंग को डिफाइन करते हैं। इस तरह का हम पाथ ग्राफ की बात करें PN, तो जो हमारे पास PN होता है वो ऑलवेज एसोमॉर्फिक टू Z2 होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जस्ट 2 ही मैपिंग आती हैं जो हमारे पास बाइजेक्टिव भी हों और एज प्रिजर्विंग भी। यानी इसमें हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग तो बहुत सारी हमें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें जो हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग है वो जस्ट हमें आइडेंटिटी या एक ऐसी मैपिंग मिलेगी जो एज प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई करवाएगी। इसलिए जो हमारे पास PN होता है वो ऑलवेज एसोमॉर्फिक टू Z2 होता है। सही है। जब हम PN यानी पाथ ग्राफ में मैपिंग डिफाइन करेंगे तो वो फंक्शन किस तरह का होगा कि फंक्शन हमारे पास होगा PN टू PN। यानी अगर हम P2 की बात कर लें जो कि हमारे पास मैप करेगा P2 to 2, तो इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, 2 एलिमेंट होंगे 1 2। इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे 3 4। ये हमने इससे लिया और ये हमने इससे लिया, तो इसमें हम पॉसिबल में बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। सेकंड जब हम इसमें फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 1 मैप कर जाएगा 4,
और 2 मैप कर जाएगा 3। तो ये हमारे पास एक मैपिंग आ जाएगी। इस तरह पॉसिबल है हम इसमें बाइजेक्टिव मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे। बाइजेक्टिव मैपिंग डिफ़ाइन करने के बाद हम इसमें एज प्रिजर्विंग मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे। तो आइडेंटिटी के अलावा हमेशा एक ऐसी मैपिंग हमें मिलेगी जो कि हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग को डिफ़ाइन करेगी। इसलिए जो पाथ ग्राफ है वो ऑलवेज़ हमारे पास Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। इसी तरह हम व्हील ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। सही है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने जस्ट यही डिस्कस करना था। आई होप आज आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।